नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि हमारे इस चैनल पर एमपीपीएससी के लिए प्री और मेंस दोनों की सीरीज एक साथ ही चलेगी। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो मेंस के टॉपिक पर था, लेकिन ये जो हमारा वीडियो है वो प्री के टॉपिक से रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि जिस तरह से हमने मेंस की शुरुआत विश्व इतिहास से की है और आगे जो वीडियो आने वाले हैं वो विश्व इतिहास के ही आने वाले हैं, और प्री की जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो हम बायोलॉजी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मानविकी के विषयों में इतिहास की समझ होना सबसे पहले जरूरी है, ऐसे ही जब हम साइंस की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम साइंस का ही अध्ययन करते हो, उसमें भी हम बायोलॉजी का अध्ययन करें तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए आज हम बायोलॉजी के टॉपिक से शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी का मतलब क्या है, पहले तो ये कि जीव विज्ञान, तो वही है कि द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित वस्तुओं का अध्ययन। तो बात यहां पर यही प्रश्न जो आपके मन में आना चाहिए वो ये कि आखिर जीवित कौन है, किसे हम जीवित कहेंगे। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो सांस लेता है वो जीवित है, जो पैदल चलता है वो जीवित है, और भी ऐसी कई बातें आपके मन में आ सकती हैं कि ये इन शर्तों को जो भी पूरा करे वो जीवित है। तो मैं ये कहूंगा कि सांस तो फिर मोटरसाइकिल भी लेती है, श्वसन जिसे आप कहते हैं, सांस लेना दरअसल ऑक्सीजन की जरूरत तो उसे भी पड़ती है, मोटरसाइकिल को भी और अन्य जितने भी वाहन हैं। जहां तक आप बोलते हैं कि चलने का सवाल है, तो जैसे पेड़ है वो नहीं चलता तो क्या वो जीवित नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क हैं जिनसे आपकी इन बातों को खंडित किया जा सकता है। हालांकि आपकी बातें गलत नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन जीवित है, तो जीवित अगर कोई पूछता है तो जो प्रजनन करता हो, यानी कि प्रजनन का तात्पर्य क्या है कि अपने जैसी समान प्रतिलिपि बना सकता हो, वो जीवित है। प्रजनन का तात्पर्य यह है कि जो कोशिका सिद्धांत का पालन करता हो वह जीवित है। अब यहां पर कोशिका सिद्धांत क्या है ये हम पढ़ रहे होंगे, क्या कोई अपवाद है उसके बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरी तरह से इसी बात पर निर्भर है कि कोशिका संरचना या कोशिका सिद्धांत क्या है और उसका अपवाद। तो सबसे पहले हम अपवाद पर बात करेंगे कि भाई जो कोशिका सिद्धांत का पालन करता हो वो जीवित है, वो जीवित इकाई है, और जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता वो जीवित इकाई नहीं है, यानी कि निर्जीव। लेकिन एक चीज ऐसी भी है, एक इकाई ऐसी भी है जो जीवित भी नहीं है और मृत भी नहीं है। वो एक ऐसी इकाई है जो इन दोनों यानी कि जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी है, उसे हम कहते हैं वायरस। अब ये वायरस जीवित और निर्जीव इकाइयों के बीच की कड़ी किस तरह से, हम इस बात को यहां पर समझेंगे कि जैसे कि मैंने कहा कि वह इकाई जीवित है जो कोशिका सिद्धांत का पालन करता हो, जिसके पास अपनी एक कोशिका संरचना हो, जो प्रजनन करता हो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वायरस प्रजनन तो करता है, लेकिन उसके पास कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर का अभाव है, इसलिए यह एक अपवाद है। अब आप ये कहेंगे कि कोशिका संरचना नहीं है तो प्रजनन कैसे करता है। पहली चीज तो ये कि हमने यहाँ पर ये बात नहीं समझाई है कि किस तरह से कोशिका संरचना किसी भी जीवित इकाई के प्रजनन के लिए आवश्यक है, लेकिन फिर भी आप पहले से पढ़ चुके हैं कि कोशिका संरचना से ही कोई इकाई प्रजनन करती है। लेकिन जब कोशिका संरचना नहीं है तो प्रजनन कैसे। या फिर आप यहां पर यह समझ लीजिए कि अगर आपके पास किचन नहीं है, किचन में सारी आवश्यक वस्तुएं नहीं है, तो फिर आप खाना कैसे बनाएंगे। किचन के बिना आप खाना कैसे, किचन का तात्पर्य सभी वस्तुओं से। जब किचन नहीं है तो खाना कैसे बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वायरस के पास किचन नहीं है लेकिन वो खाना बना सकता है। कैसे, वो दूसरे के किचन का इस्तेमाल करके खाना बनाता है। अब ये दूसरे के किचन का इस्तेमाल करने का मतलब ये है इन्फेक्शन।
संक्रमण, आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि कैसे वो इन्फेक्ट करता है और कैसे इन्फेक्ट करने के बाद आपकी कोशिका संरचना का उपयोग करता है। तो ये सब हम बाद में बात करेंगे, पहले हम समझेंगे कि वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कि वायरस का स्ट्रक्चर इस तरह से कि एक एनवलप होता है और उसके अंदर एक इस तरह से मटेरियल होता है जिसे आप कह सकते हैं कि ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक मटेरियल इट कैन बी आरएनए, इट कैन बी डीएनए। या तो ये आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, कोई एक। और ये जो एनवलप है, ये जो एनवलप है वो किसी भी प्रोटीन का बना होगा। तो ये एनवलप जो है वो इस जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षा प्रदान करता है। और एक और काम अगर आप समझें कि किसी भी सेल को अगर इसे इन्फेक्ट करना है तो ये जो नीचे का संरचना है वो उसको पकड़ता है और उसी के माध्यम से फिर यह जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी सेल के अंदर चला जाता है और इस जेनेटिक मटेरियल की मदद से वह उस कोशिका को इन्फेक्ट कर देता है और उस कोशिका की संरचना का उपयोग करके क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। यानी कि जैसे हमने कहा कि किचन का उपयोग करके खाना बनाता है और इस प्रोटीन की मदद से वह प्रजनन करता है, यानी कि अपने जैसी दूसरी प्रतिलिपियां भी बनाता है। अब यहाँ पर ये किचन क्या है, ये खाना क्या है, ये धीरे धीरे आप समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया वायरस। अब ये वायरस कितने प्रकार का होता है ये भी समझने की जरूरत है। देखिए, पहली चीज तो ये जेनेटिक मटेरियल के आधार पर दो प्रकार का होता है। अगर उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो वह आरएनए वायरस कहलाएगा। इसी को रेट्रोवायरस भी कहते हैं। और यदि उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो वह डीएनए वायरस कहलाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल के आधार पर वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए वायरस जिसे हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं और डीएनए वायरस। अब रेट्रो का मतलब होता है पुराना। अब यहां पर समझिएगा, कोई अगर आपसे पूछे कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर सबसे पहले आरएनए आया या डीएनए, तो मैंने क्या कहा, रेट्रो का मतलब क्या होता है, पुराना। इसका मतलब सबसे पहले कौन आया, आरएनए आया। जेनेटिक मटेरियल के तौर पर सबसे पहले आरएनए आया, उसके बाद डीएनए। हालांकि ये बात सही है कि डीएनए और आरएनए मानव शरीर में पाया जाता है दोनों, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो मानव के अंदर डीएनए ही है, आरएनए नहीं है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसका क्या महत्व है मानव शरीर में, ये सब हम अपने आने वाले वीडियोस में जान रहे होंगे। आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। लेकिन बस ये है कि धैर्य से आपको इस वीडियोस को देखना है और समझने की कोशिश करना है। जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि कुछ वायरस रेट्रोवायरस है और कुछ वायरस डीएनए वायरस है। यहां तक आप समझ चुके हैं कि जिन वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो वो आरएनए वायरस है, और अगर डीएनए है तो वह डीएनए वायरस है। अब देखिए, अधिकांश वायरस जो आप सुनते हैं, डेंगू हो चाहे वो एचआईवी का हो और भी कई वायरस आप जो जनरली सुनते हैं, वो ज्यादातर वायरस जो हैं वो रेट्रोवायरस ही है, यानी कि आरएनए वायरस ही। उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए ही है। कुछ एक दो वायरस ऐसे भी हैं जो डीएनए वायरस है। ये आपका होम टास्क है, ये आपका होमवर्क है कि कौन कौन से वायरस जो आप सुनते हैं वो आरएनए वायरस है और कौन कौन से वायरस डीएनए वायरस है, ये आप खुद किसी भी माध्यम से सर्च करके आप एक लिस्ट बनाइएगा। हालांकि मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपका ये टास्क है। इसके बाद अगर हम ध्यान दें कि वायरस के कुछ और भी प्रकार होते हैं, तो हाँ, ये बात सही है कि कुछ और प्रकार भी होते हैं। ये तो हमने देखे जेनेटिक मटेरियल के आधार पर दो प्रकार।
डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। लेकिन यहां पर आप समझिए कि संक्रमण के आधार पर वायरस के 4 प्रकार होते हैं। हालांकि 4 महत्वपूर्ण इसलिए यूनिक पढ़ रहे हैं। संक्रमण के आधार पर यानी कि वह किसको संक्रमित करता है उसके आधार पर जो प्रकार हैं, सबसे पहले अगर वो प्लांट को संक्रमित करता है, किसी पौधे को संक्रमित करता है, तो हम कहेंगे वह कैसा वायरस है? प्लांट वायरस है। अगर वो किसी एनिमल को संक्रमित करता है तो हम कहेंगे वह एनिमल वायरस है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है, बताने की जरूरत ही नहीं थी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एनिमल वायरस है और प्लांट वायरस है। प्लांट वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है और एनिमल वायरस एनिमल को। लेकिन जो अगले 2 प्रकार हैं वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। ये नाम भी आप समझ पा रहे हैं, माइकोफेज। माइको शब्द समझ पा रहे हैं कि माइको कवक, जो वायरस कवक को इन्फेक्ट करे वो माइकोफेज कहलाएगा। और अगला बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे वो वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। अब देखिए 2017 पीएससी में जहां तक मुझे ध्यान है, हालांकि वो 2016 भी हो सकता है, 2016 या 2017 की जो पीएससी हुई संभवतः 2016, उसके प्री में यह प्रश्न आया था और अधिकांश लोगों का गलत हुआ था। हालांकि मेरा सही हुआ था, संयोग से सही हुआ था। बैक्टीरियोफेज पूछा था कि ये बैक्टीरियोफेज क्या है, तो जनरली लोग यही समझे थे कि यह एक बैक्टीरिया है। नाम से समझ में आ रहा है बैक्टीरियोफेज, तो लोगों को लगता है कि यह बैक्टीरिया है। दरअसल यह बैक्टीरिया नहीं है, यह एक क्या है? वायरस। यानी कि नाम में बैक्टीरिया तो आ रहा है लेकिन बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। माइकोफेज एक वायरस है जो कवकों को इन्फेक्ट करता है, फंजाई को इन्फेक्ट करता है। और ये नाम तो आपको समझ में आ रहे हैं। तो ये दरअसल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन ऐसे थे कि हमें लग रहा था कि बैक्टीरिया है, जबकि एक ऑप्शन ऐसा था कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वही बैक्टीरियोफेज है। चलिए, तो यहाँ पर ये प्रकार भी आपने समझ ली। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः जब आप लिसेंट या अन्य सामान्य जनरल बुक से आप पढ़ते हैं तो इस तरह की जानकारी कभी कभी मिस हो जाती है। चलिए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। वायरस के बारे में हमने इतनी जानकारी ले ली और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमने जो थोड़ी देर पहले सेल स्ट्रक्चर की बात की थी, सेल थ्योरी की बात की थी, ये क्या है? तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल के बारे में कुछ फैक्ट है वो आपको पता है कि सेल का सबसे पहले जो खोज है उसने रॉबर्ट हुक ने की 1665 में की, ये सब आपको पता है। लेकिन एक नाम और सुनने को मिलता है, ल्यूवेनहॉक। तो अगर रॉबर्ट हुक ने खोज की तो ये ल्यूवेनहॉक कौन है? ल्यूवेनहॉक ने भी तो सेल की ही खोज की। बस ये है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी, जो सेल देखकर उसने कहा था कि सेल है, दरअसल वो डेड पार्ट था, मृत कोशिका थी। लेकिन सजीव और मुक्त कोशिका का अध्ययन जो सबसे पहले किया वो ल्यूवेनहॉक ने किया। इसके दोनों नाम चलते हैं। बात ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कक्षक थे और ल्यूवेनहॉक ने पहली बार सजीव एवं मुक्त कोशिका का अध्ययन किया और उसकी खोज की। ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। ये नाम आपने सुने होंगे लेकिन फिर भी मैं लिख दूंगा। ल्यूवेनहॉक ये मृत, सबसे पहले यही नाम चलता है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने जीवित एवं मुक्त। अब वही चीज है कि कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत वही है कि सभी जीवित वस्तुएं या जीवित इकाइयां जो हैं
वो या तो एक कोशिका से बनी होंगी या तो एक से अधिक कोशिका से बनी होंगी। अगर एक कोशिका से बनी है तो उसे एक कोशिकी सिंगल सेलुलर, और अधिक कोशिका से बनी है तो मल्टी सेलुलर कहती है। ये सब बातें आपको पता है। कोई भी कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका का ही परिणाम है, यानी कि अगर कोई कोशिका है तो वो कोई अन्य कोशिका से ही बनी होगी। ये सब बातें कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। तो ये सब बातें तो आपको पता है, लेकिन बात यही है कि ये सेल क्या है और सेल स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा हम एक खाका यहाँ पर तैयार कर लेते कि क्या पढ़ने वाले। सेल स्ट्रक्चर, तो कोई भी सेल है उसके अंदर एक संरचना है। तो पहली चीज तो सेल क्या है, तो सेल, एक बात ध्यान रखिएगा कि सेल किसी भी जीवित इकाई की संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल इकाई है। सेल किसी भी जीवित इकाई की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब यह है कि इसी सेल से वह जीवित इकाई बनी हुई है, और क्रियात्मक का मतलब यह है कि वह जीवित इकाई जो भी काम कर रही है वो सारे काम दरअसल किसके द्वारा किए जा रहे हैं, सेल के द्वारा। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर सेल कार्य कर रही है, अगर मैं चल रहा हूं तो मेरे अंदर कोई सेल कार्य कर रही है। ये कैसे कार्य करती है, या ये पूरी संरचना जो मेरी बनी हुई है ये भी सेल से ही बनी हुई है। संरचना कैसे बनी, ये कार्य कैसे हो रहे हैं, ये इन सारी बातों को हम अपने आने वाले वीडियोस में देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ये सेल बनी कैसे होती है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है कि किस तरह से हम पढ़ेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे आउटर कवर, यानी कि सेल का जो आउटर कवर होता है वो क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलस यानी कि कोशिकांग। कोशिकांग यानी कि जो छोटे छोटे कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उनके क्या कार्य हैं, वो किस तरह से दिखते हैं, ये सारी बातें हम बात कर रहे होंगे। और उसके अंत में हम केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पढ़ रहे होंगे कि केंद्रक का क्या कार्य है और केंद्रक किस तरह से होता है। आउटर कवर, देखिए अब मैं यहाँ पर एक खाका तैयार कर रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आउटर कवर के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका में झिल्ली होती है वो, और सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, ये सब पढ़ रहे होंगे हम। सेल ऑर्गेनेलस अभी हम बात कर रहे हैं। सेल ऑर्गेनेलस यानी कि कोशिकांगों के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। केंद्रक तो अपने आप में कोशिकांग ही है, उसे भी हम पढ़ रहे हैं। सेल ऑर्गेनेलस के अंतर्गत अगर आप जानना चाहें कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं इसको मिटा देता हूं, केवल सेल ऑर्गेनेलस यहां पर लिखा रहेगा। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिका, उसके बाद पढ़ेंगे हम एकल झिल्ली वाले कोशिका, और अंत में हम पढ़ेंगे बिना झिल्ली वाले यानी कि झिल्ली रहे बिना झिल्ली वाली कोशिका। अब इनके अंतर्गत कौन कौन सी कोशिकाएं हैं उनके कुछ मैं नाम लिख देता हूं। दोहरी झिल्ली के अंतर्गत आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। हालांकि हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड को लवक कहते हैं, लवक। एकल झिल्ली के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, एकल झिल्ली के अंतर्गत आप पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि हिंदी में इसका नाम है अंतः प्रद्यप जालिका।
हालांकि इंग्लिश भी ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप साइंस पढ़ रहे होंगे तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज्यादा अच्छी है। अगर आप इंग्लिश टर्म पढ़ेंगे तो ज्यादा सहूलियत होगी, हिंदी में थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है अपन पढ़ रहे होंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, और उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे तीसरा लाइसोसोम। और बिना झिल्ली के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम हालांकि एक और है तारक काय कहते हैं जिसको, सेंट्रोसोम कहते हैं जिसे। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे कोशिकांग हैं, उनके बारे में हम अभी बात नहीं की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इनके बारे में बात की है। सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं, कोशिकांग पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में पढ़ रहे होंगे जिसे लवक भी कहते हैं। एकल झिल्ली के अंतर्गत 3 पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। और बिना झिल्ली के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है राइबोसोम, और हालांकि तारक काय भी हम पढ़ने वाले सेंट्रोसोम। ठीक है, तो हम केंद्रक को भी अलग से पढ़ने वाले। तो यहां पर आप एक दिमाग में एक छवि बना लीजिए कि हम किस तरह से सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। अगर ये छवि आपके दिमाग में बन गई तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर मैं सीधा एक लिस्ट बना दूं कि इतने कोशिकांग होते हैं, इनका ये काम है, ये एकल झिल्ली वाला, ये दोहरी झिल्ली वाला, तो आपको काफी कंफ्यूजन होने वाला। मैंने भी इससे पहले जब भी पढ़ा था तो मुझे काफी कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन इस तरह से जब मैंने पढ़ा तो आज की डेट में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, तो यहां पर हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम आउटर कवर पढ़ने वाले हैं। आउटर कवर के अंतर्गत जैसे कि इस तरह से अगर हम एक सेल का रफ डायग्राम बनाएं तो ये सबसे ऊपर जो कवर है उसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। उसके अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम मेम्ब्रेन को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसको। और उसके अंदर एक द्रव्य भरा हुआ है, इस द्रव्य को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सभी कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स भरे पड़े हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो प्लास्टिड हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, और भी कोई अगर कोशिकांग है, और केंद्रक भी इसी के अंदर है। तो इस तरह से एक केंद्रक है और बहुत सारे कोशिकांग इसके अंतर्गत भरे हुए। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो यही कि सबसे पहले आउटर कवर पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कौन कौन से कोशिकांग हैं, और सबसे अंत में हम केंद्रक पढ़ने वाले होंगे। और केंद्रक के अंदर भी बहुत सारे कोशिकांग हैं, उनके बारे में भी हम बहुत सारी जानकारी यहाँ पर ले रहे होंगे। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केंद्रक के अंदर ही होता है। तो इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो जेनेटिक मटेरियल ही है, जो मानव शरीर में डीएनए के रूप में पाया जाता है। तो ये जो डीएनए है वही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इस पूरे आज के टॉपिक का, लेकिन वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। ये सारी बातें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो भी इस वीडियो के संदर्भ में आपको डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई सुझाव है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में उसे दे सकते हैं।